Assalamu alaikum everybody. If you all can hear me clearly, so please let me know in the chat box. Please, maximum participants. अगर आप लोग जवाब दे रहे तो it will be better, so I know कि nobody is having a sound issue at least. सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें ताकि रिकॉर्डिंग में फिर जब आप लोग सुनोगे तो उसमें आप लोगों को फिर बैकग्राउंड नॉइज ना आए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आप लोगों को क्लियरली समझ आए। ठीक है, सो all right, I'll try to make it as loud as I can. अच्छा जी, चलिए, we're just going to wait for a couple of minutes if कोई और भी आना चाह रहा है. Sometimes people can be late, so we're just going to wait for a couple of minutes. Um, I'll just give you a brief overview of what we are going to be talking about today. As you know, basically हम बातें ज़्यादा उसके ऊपर करेंगे, क्लेफ्ट्स के बारे में करेंगे, बट आई विल नॉट बी टॉकिंग इन गोइंग इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स एंड व्हाट नॉट. मैं ज़्यादा फोकस मेरा उस पे होगा कि मैं आप लोगों को अपने हिसाब से व्हाट शुड, अगर आप लोगों के पास एक लॉन्ग केस या शॉर्ट केस आ जाता है क्लेफ्ट्स का, तो उस उसकी हिस्ट्री में क्या मेजर पॉइंट्स होंगे, उसकी एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, एंड इन्वेस्टिगेशंस आप कौन सी ऑर्डर, विच वंस यू शुड ऑर्डर, कौन सी कंसल्टेशंस आपकी होनी चाहिए. And then we're going to be discussing some exam questions, which quite a few candidates were very kind enough to give them to me, जिस पे उन्होंने कहा कि हम एग्जामिनर्स ने थोड़ा उस पे हमें वो किया था, घेर लिया था, बिकॉज वी डिड नॉट नो इस इन केसेस में क्या क्या करना है. सो वी आर गोइंग टू बी टेकिंग सम एग्जाम क्वेश्चंस, और ज़्यादा मैं आप लोगों को इसमें एविडेंस बेस्ड जो गाइडलाइंस हैं फॉर क्लेफ्ट मैनेजमेंट, उसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे. सो द गोल इज के इंशाल्लाह जब आप लोगों का अगर लॉन्ग केस या शॉर्ट केस आ जाए क्लेफ्ट्स रिलेटेड, तो होपफुली यू गाइज विल बी इन अ good position to answer the questions of the examiners and also know what is the evidence behind it. So the idea of this actually came from a lot of you participants. Quite a few people reached out to me कि क्लेफ्ट्स का जब भी केस आता है for some reason उसमें ज़्यादातर लोग struggle करते हैं, and I think it's quite understandable. A lot of us have not done cleft cases ourselves. अगर हमने कोई cleft cases देखे भी हैं तो ज़्यादातर हमने APG के देखे हैं, dural bone grafts के देखे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा होगा. The probably the reason is that the most of the cleft cases, at least I know we have participants from all over Pakistan, but यहाँ पेशावर में ज़्यादा ट्रेंड उसका है कि एक स्माइल ट्रेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्लेफ्ट के केसेस करती है फ्री ऑफ कॉस्ट. So they do it most. They do most of the. I would say, in fact, almost all the cleft cases here in at least Peshawar, जितना मुझे पता है. So they obviously do it free of cost, and उन्होंने अपने साथ basically plastic surgery के लोगों को वो किया हुआ है, involve किया हुआ है, and probably in a way आप कह सकते हैं उनका, क्योंकि since they plastic surgery वाले have been dealing cleft cases, especially in Peshawar, for a very long time. So they've basically taken plastic surgeons on board to do these cases. और यहाँ पेशावर में HMC में हमारा एक है, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में के साथ है, प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न सेंटर है, तो दे डू मोस्ट ऑफ देयर केसेस ओवर देयर. So the lack of exposure obviously फिर does not help matters. आपके पास फिर हमारे पास अमूमन फिर केस बहुत ज़्यादा लेट आ जाता है, या सिर्फ एपीजी के लिए आ जाएगा या ऑर्थोग्नाथिक के लिए आ जाएगा.
बट पूछा आपसे एग्जाम में क्लेफ्ट लिप के बारे में, रिपेयर के बारे में भी पूछा जाता है, क्लेफ्ट पैलेट रिलेटेड भी पूछा गया है, क्लेफ्ट ऑर्थोग्नाथिक के बारे में भी पूछा गया, लिप रिविजन के बारे में भी पूछा गया. This is the questions and the feedback that I got from different candidates. So, since you've been asked about so many different things, and book में फिर यही बात होती है ना कि book तो आपको चलें options बता देगी, लेकिन how to implement those options on a patient ये हमें unfortunately book नहीं बताती. So for that you'll have to go through either articles or systematic reviews. आपको उसके ऊपर देखने होंगे, या आपको क्या कहते हैं केसेस की कुछ किताबें हैं उनके थ्रू आपको जाना होगा, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि भाई इस क्लेफ्ट के केस में देखना क्या होता है. So what I've done basically in this presentation, in this webinar is कि I've taken 3-4 cases की किताबें जो हैं, which I'm sure most of you will have them. एक है challenging concepts in oral and maxillofacial surgery, एक है FRCS की जो 2 किताबें हैं वो 100 clinical cases, एंड एक है वो वाइवा फॉर द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल FRCS, और चौथी वो है शाहरुख बगेरी की क्लिनिकल रिव्यू जो है. तो इन 4 किताबों के साथ साथ फिर आई टेकन सम guidance from experts or consultants who do such cleft cases, and उसके अलावा guidelines वगैरह and systematic reviews मैंने देखे, तो उससे मैंने एक आप लोगों के लिए एक presentation तैयार की है, which I hope will be fruitful for all of you. अच्छा, so before starting एक बात आप लोगों को वो कह दूं कि यहाँ जो आपके पास ये जो जूम का वो है, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन सेशंस विद मी मिल लो कि ये जूम के ऊपर एक 40 मिनट 35 मिनट की टाइम लिमिट होती है, तो उसके बाद जस्ट रीयूज दैट ओल्ड लिंक टू जॉइन the webinar again after it goes down, probably around second session के बाद I think we'll take a 5 or 10 minute break just to pray asr, and उसके बाद then we'll continue onwards. I hope कि around 2 hours में या maybe a little more than that उसमें ये सब कुछ wrap up हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है? So I think I've talked long enough, and we should get started. ठीक है? So start कर लेते हैं. Assuming कि you have आपके पास जो भी वो long case हो short case हो, तो उसमें obviously you're supposed to start with the history of the patient. तो लॉन्ग केस के लिए ऑब्वियसली आपकी हिस्ट्री डिफरेंट होगी, शॉर्ट केस में अब डिपेंड करता है आपके पास क्या सिनारियो आया हुआ है. तो आई हैव जस्ट ग्रुप्ड देम दीज टू टुगेदर. अलबत्ता एग्जामिनेशंस जो हैं वो मैंने थोड़ी ज़रा डिफरेंट रखी हुई हैं, सो यू नो कि आपने किस सिनारियो में किन एग्जामिनेशंस पे फोकस करना है और क्या आपने करनी है. ठीक है? सो अच्छा, एक और बात कर लूँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी इन द मिडल, आई डोंट माइंड एट ऑल. And in case I'm not able to answer a question, please drop it in our cleft course वाला जो WhatsApp का group है उसमें drop कर दें. I'll definitely get the answer. मैं वो पता करवा लूँगा, and inshallah I'll share that in the group. So if you want to get it answered from here, then you can get it answered from here. If not, तो आप फिर group में बेशक उसको share कर दें. ठीक है? So starting from the history, तो आपके पास जो ऐसा क्लेफ्ट का बच्चा आएगा obviously, so you're supposed to have family, take the family history of clefting. Number one, ये आपको obviously वो लेनी होगी. क्लेफ्टिंग obviously आपके मदर फादर, पेशेंट के मदर फादर में भी हो सकती है, उनके रिलेटिव्स में भी हो सकती है, सिबलिंग्स में भी हो सकती है. So आपने इन तीनों एरियाज में फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्लेफ्टिंग का आपको लेना होगा. इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी अबाउट टेकिंग द एड्रेस ऑफ सच पेशेंट्स. एक और एनजीओ है अदर देन दिस स्माइल ट्रेन, क्लेफ्ट पाकिस्तान के नाम से है. उनकी वेबसाइट पे जब मैं गया तो उन्होंने एड्रेस की भी इम्पोर्टेंस पे बड़ा स्ट्रेस किया, क्योंकि आपके जो माउंटेनस एरियाज हैं पाकिस्तान के, स्पेशली केपी में जो है, तो जो लोग वहाँ पहाड़ों उसमें रहते हैं, वहाँ ड्यू टू द थिन एयर हाइपोक्सिया वहाँ होता है, तो इवन दैट हैज बीन इम्प्लिकेटेड एज अ कॉज ऑफ क्लेफ्ट्स. और वाटर एंड एयर क्वालिटी के ऊपर भी उन्होंने बात की हुई है. तो इफ यू हैव सच ए पेशेंट, स्पेशली अगर आपके पास बलूचिस्तान या ये उसके, तो participants please mute yourself. Thank you.
अच्छा, सो एड्रेस का लेना, स्पेशली ये पूछना कि भाई ये पैदा कहाँ हुआ था बच्चा, या आप लोग रहते कहाँ हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। तो एड्रेस का पूछना इज क्वाइट क्रूशियल। अच्छा, फिर ऑब्वियसली कंsanguineous मैरिज का पता करना इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर हिस्ट्री। आर द पेरेंट्स फर्स्ट कजन्स, सेकंड कजन्स हैं, क्या वो है? फर्स्ट कजन्स में क्लेफ्ट्स का जो है प्रेवलेंस जो है वो काफी नोट किया गया है, एंड दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द क्लेफ्ट पेशेंट। अब मदर की तरफ जरा आ जाते हैं। अब एज यू नो, प्रेगनेंसी ऐसी चीज है कि इसमें एनीथिंग द मदर टेक्स डज हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द बेबी। सो मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी कन्वल्सेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन तीन चीजों का पूछना बहुत जरूरी है। आपने नोट किया होगा कि सम कुछ एग्जामिनर्स का एट वन टाइम ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, स्पेशली जिनके पास ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो लॉन्ग केस या शॉर्ट केस आया हुआ था, कि इफ द पेशेंट इज एक्सपेक्टिंग तो आप उसको कौन सी एंटी कन्वल्सेंट लिखोगे। तो अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू गेट स्टक इन दैट कि भाई ये प्रेगनेंसी में हम कौन सा एंटी कन्वल्सेंट दे सकते हैं, क्योंकि कार्बामेजेपिन जो है, जो आप लोग टेरिल या टेग्राल के नाम से प्रिस्क्राइब करते हो, तो दैट इज नोन टू कॉज इज नोन टू बी टेरेटोजेनिक. It has caused spina bifida and several other abnormalities. In fact, we once had a patient, just like a young सी female थी, who हमारे पास जब आई थी तो she gave us a history of trigeminal neuralgia, जिसके लिए वो टेग्राल ले रही थी। एंड इस दौरान में शी गॉट प्रेग्नेंट, आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस, 3 मरतबा फीमेल के बच्चे जाया हो गए थे। सो देन शी केम टू अस कि भाई मेरा तो सिर्फ टेग्राल से गुजारा हो रहा है, और जब मैं नहीं लेती तो फिर मेरा गुजारा नहीं होता, एंड इस टेग्राल की वजह से मेरे 3 बच्चे भी जाया हो चुके हैं। So, though I could not find evidence of carbamazepine being an aborifactant, but still you should opt for safer drugs like lamotrigines हैं या levetiracetam है, आप लोगों को ये ड्रग्स पर प्रिस्क्राइब करनी होंगी टू प्रेग्नेंट पेशेंट। खैर, गोइंग अ बिट ऑफ टॉपिक, बट आई थॉट इसका भी आपका एक एग्जाम क्वेश्चन शायद आंसर हो जाए। अच्छा, तो फिर आप बच्चे की तरफ भी आ सकते हो। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज मैं आपको वो बताना भूल गया, मेडिकेशन हिस्ट्री में तो नहीं, डायबिटीज जो है, गेस्टेशनल डायबिटीज इज आल्सो बीन इम्प्लिकेटेड इन एज अ कॉज ऑफ क्लेफ्ट्स। तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री लेना इज आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप बच्चे की तरफ आओगे या पेशेंट की तरफ आओगे, यू आर सपोज टू आस्क कि भाई इससे पहले कौन कौन सी सर्जरीज हो चुकी हैं, कितनी हुई हैं, विच हाउ मेनी ऑफ देम वर सक्सेसफुल, हाउ मेनी ऑफ देम वर नॉट सक्सेसफुल वगैरह। Yes, maternal smoking is also an important factor. I think I'm coming to the habits वगैरह, बट स्मोकिंग का मैंने सॉर्ट ऑफ एयर क्वालिटी में आप लोगों के लिए मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा, बट खैर थैंक यू डॉक्टर अंदरीप फॉर एडिंग maternal smoking here as well. अच्छा, here is the point in question. Smoking and alcohol की हिस्ट्री लेना, आई नो अल्कोहल की हिस्ट्री लेना स्पेशली फ्रॉम फीमेल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू आवर social norms and conditions. So if you just generally ask them about any sort of नशाज वगैरह में भी वो आपको वो बता देंगे। प्रेफरेबली थोड़ा अगर आप हस्बैंड से ज़रा साइड पे करके सेपरेटली पूछ सकते हैं, जस्ट टू मेंटेन देयर privacy as well. So I think that would show a good professionalism from you in the exam. अच्छा, यूज ऑफ फॉलिक एसिड बाय द मदर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो आजकल रूटीन में ये लिखा जाता है फॉलिक एसिड, इरिस्पेक्टिव के अगर आप फीमेल का ब्लड फॉलिक लेवल्स चेक करो, इवन नॉर्मल भी हो, प्रेगनेंसी में इसकी यूज जो है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। सो इफ अ फीमेल इज नॉट गिविंग यू हिस्ट्री के नहीं प्रेगनेंसी में मैंने फॉलिक एसिड नहीं इस्तेमाल किया, तो दिस कुड बी वन पॉसिबल रीजन फॉर द presence of cleft in the child. अच्छा, फिर बच्चे में रहते हुए, दिस वाज अ पॉइंट गिवन टू मी बाय वन ऑफ द कैंडिडेट्स
एंड हु स्पेसिफिकली आस्क्ड कि भाई हमसे एग्जामिनर ने ये पूछा था कि भाई आपने ईयर रिलेटेड कोई पूछताछ पेशेंट से नहीं की। तो उन्होंने पूछा था कि भाई इनको रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, एंड इसके अलावा इसके लिए कोई सर्जरी हुई या नहीं हुई। एज यू नो, इसमें इफ देर आर रिकरेंट मिडिल ईयर इन्फेक्शंस तो वो फ्लूइड बिल्टअप होता है क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब की ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो वहाँ यूजली माइनिंगोटमी फिर की जाती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक ग्रोमेट को रखा जाता है ताकि वो फ्लूइड बिल्टअप ना हो मिडिल ईयर के अंदर। तो आस्किंग अबाउट दिस इज आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अमूमन आपके पास जब एग्जाम में केस आएगा, ही विल नॉट बी अ टिपिकल, लाइक वो बिल्कुल बच्चा नहीं होगा कि लेट्स सपोज 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, ही माइट बी अ लिटिल ओल्डर, क्योंकि आप ये भी सोचें कि इस बच्चे को इन्होंने रखना होगा फॉर समबडीज लॉन्ग केस या शॉर्ट केस, तो आप इतने एक छोटे बच्चे को नहीं रख सकते हो फॉर सच एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। द यंगेस्ट दैट आई हैव पेशेंट दैट आई हैव सीन वो शायद कोई 10-12 साल का था, वो भी गार्डनर सिंड्रोम का बच्चा मेरे एग्जाम में उन्होंने रखा हुआ था। एंड वही बात, बेचारा बच्चा बीच में बार बार ही हैड टू गो टू द वॉशरूम या उसको प्यास लग रही थी तो बीच में एग्जामिनर्स वर गिविंग हिम ब्रेक्स। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पास एक बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होगा। तो स्पीच प्रॉब्लम्स का पूछना इज वेरी डिफिकल्ट। अमूमन एट 3 to 5 इयर्स की एज में जब बच्चा स्कूल गोइंग स्टार्ट हो जाता है तो उस वक्त उसकी स्पीच का ज्यादा पता लगता है। तो एंड दिस इज द टाइम व्हेन स्पीच असेसमेंट should have been done. So you will not be having a small patient smaller than 3 to 5 years. इससे बड़ा ही होगा तो स्पीच प्रॉब्लम्स का पूछना, स्पीच की असेसमेंट करवाना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर देखें, एनी ऑफ यू हु हैव वेरी लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आप अगर उनको कभी पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए हो तो वो पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो अमूमन या आपके अपने खुद के, मेनी ऑफ यू हु हैव देयर ओन चिल्ड्रन, तो पीडियाट्रिशियन अमूमन बच्चे की जो है फीडिंग के बारे में खामखा पूछेगा आपसे। एंड क्लेफ्ट पेशेंट्स में यू डू नो के फीडिंग इश्यूज होते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग वेरी सिंपल लाइक बॉटल जो है वो ज्यादा थोड़ी स्क्वीजेबल बॉटल होती है, निपल का साइज बड़ा होता है, एंड फीडिंग में यू हैव टू आस्क कि भाई इसको कोई इश्यूज थे या नहीं थे। पीपल विद लार्ज क्लेफ्ट्स, उनमें फिर इस तरह भी होता है कि वो ओरोनेजल रिगर्ज होता है, एंड समटाइम्स दैट इज सो सिवियर कि उसकी वजह से पेशेंट साइनोसिस में भी जा सकता है। सो ऐसे पेशेंट्स में देन इवन लार्ज स्क्विशी बॉटल्स जो हैं वो भी फिर इतना काम नहीं करते हैं, लार्ज निपल्स भी काम नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट्स विल कम टू ईदर एन ऑर्थोडोंटिस्ट और अ प्रोस्थोडोंटिस्ट, इनको कोई फीडिंग प्लेट बना के दी जाए ताकि वो एक सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेटर सॉर्ट ऑफ आप समझ लें, ताकि जो दूध वगैरह है तो वो पेशेंट के उसमें ही क्या कहते हैं नोज की तरफ ना जाए और पेशेंट इज एक्चुअली एबल टू swallow it. So feeding issues का पूछना भी is very important. अच्छा, देन लेट्स कम टू अ जनरल एग्जामिनेशन, और फिर मैं मेरे हिसाब से जो तीन मे बी सिनारियोज आ सकते हैं पेशेंट रिलेटेड, तो उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, वी हैव लाइक 11 minutes left on this meeting, तो अगर फिर खत्म हो जाती है तो जस्ट प्लीज क्लिक दी ओल्ड लिंक अगेन एंड देन वील रिस्टार्ट। अच्छा, सो एग्जामिनेशन में नंबर वन, यू हैव टू स्टार्ट जनरली, तो यू हैव टू असेस द हाइट एंड वेट ऑफ द पेशेंट। अमूमन पीडियाट्रिशियंस क्या करते हैं कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से चाइल्ड ग्रोथ चार्ट्स मिलते हैं जो आपको डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो उन्होंने तो कोई 7, 8, 10 पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसपे वो चाइल्ड की डेवलपमेंट को असेस करते हैं। यहाँ अमूमन द ट्रेंड इज के हम हाइट को, वेट को एंड हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं। इन तीन बेसिस पे हम जज करते हैं कि बच्चा कौन से परसेंटाइल ऑफ ग्रोथ में आ रहा है। लाइक इज ही मीटिंग द, इज ही अंडरवेट, इज ही फाइन, इज ही गोइंग इन द वेरी टॉप 1% और 10% ऑफ बच्चे या नहीं। तो जनरल असेसमेंट आपको हाइट एंड वेट की रफली करनी होगी। अगर वहाँ ऑब्वियसली वेइंग मशीन नहीं है, कुछ और नहीं है, तो यू कैन आस्क फॉर इट इफ यू वांट। बट अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस में आपको बता दूं, व्हेनेवर जो मेरे पास एक मेरा जो लॉन्ग केस था उसमें जब मैं जीपीई कर रहा था तो आई वाज टोल्ड बाय माय एग्जामिनर कि व्हाई आर यू डूइंग द जीपीई।
सो आई टोल्ड देम कि सर ये तो इट्स पार्ट एंड हिस्ट्री ऑफ द एग्जामिनेशन, तो कह रहे कि अगर जीपीई में कोई फाइंडिंग आपकी आ जाए तो इज दैट योर प्रॉब्लम टू मैनेज और समवन एल्सेस। मैंने कहा नो सर, वो तो आई विल रेफर द पेशेंट टू एंड एन इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो कह रहे ठीक है, तो बस वो जब मैनेज करेगा तो फिर आप क्यों कर रहे हो। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर एक पेशेंट में जीपीई फिर मत करो। ये मे बी एग्जामिनर टू एग्जामिनर शायद ये बात वेरी करती होगी, बट एटलीस्ट यू शुड हैव रफ आइडिया कि भाई इज द पेशेंट अप टिल देयर नॉर्मल हाइट एंड वेट फॉर द सेट एज और नॉट। एक जनरल असेसमेंट आप वो कर सकते हो कि वेल डेवलप्ड है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, कैसा है। ठीक है। अच्छा, फिर क्लेफ्ट की आपने एग्जामिनेशन करनी है। इज द क्लेफ्ट कंप्लीट क्लेफ्ट है या इनकम्प्लीट क्लेफ्ट है, यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, इज इट जस्ट लिप, इज इट जस्ट पैलेट, यू नो कि स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट जो होता है दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व विद सिंड्रोम, तो उसमें फिर सिंड्रोम को रूल आउट करना जो है वो जरूरी होता है। इफ यू हैव अ कंप्लीट क्लेफ्ट तो वो फिर अलग बात है। या इट कैन ऑल्सो टेल यू कि भाई इसमें कौन कौन सी सर्जरीज हो चुकी हैं और अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनकी क्लेफ्टिंग को अभी एड्रेस करना है। अच्छा, इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग अ नेजल स्पेक्यूलम या आपने ईएनटी रोटेशन में नोज की एग्जामिनेशन को वो किया हो, तो यू शुड असेस द नेजल म्यूकोजा। ये कंटेम्प्रेरी में लिखा हुआ है कि आप नेजल म्यूकोजा को असेस किया करें वेदर इट इज इन्फ्लेम्ड, अल्सरेटेड है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो खाना या दूध बार बार वहां जा रहा हो तो nose is not supposed to basically be introduced to such liquids and such diet, तो उसकी वजह से वहाँ inflammation या ulceration हो सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर ईयर की एग्जामिनेशन, अगेन इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट वेल एंड गुड, वरना आप फिर एग्जामिनेशन में तो नहीं, वरना आप फिर हिस्ट्री बेस्ड बता सकते हो कि हाँ इस पेशेंट की वहाँ अगर रिकॉर्ड्स पड़े हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई मायरिंगोटमी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, ग्रोमेट या कुछ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ पेशेंट को। अच्छा, क्लेफ्ट के बॉर्डर को फिर आपने असेस करना है, क्योंकि एज यू नो क्लेफ्ट के ऊपर म्यूकोजा अक्सर ज्यादा आया होता है, तो म्यूकोजा विल मेक यू, आपको शायद लगेगा कि शायद क्लेफ्ट इतना बड़ा नहीं है, बट एक्चुअली वो क्लेफ्ट काफी बड़ा हो सकता है। प्लस पोस्टीरियर नेजल स्पाइन अमूमन क्लेफ्ट के पैलेट के पेशेंट्स में एब्सेंट होती है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द जो पैलेट है, हार्ड पैलेट, उसकी पैल्पेशन इज इम्पॉर्टेंट टू जज कि वहाँ posterior nasal spine मौजूद है या मौजूद नहीं है। फिर as you know in cleft patients you will come across teeth which are either rotated हैं, hypomineralized हैं। इनमें क्लेफ्ट पेशेंट्स में अमूमन रैम्पेंट केरीज ज़्यादा कॉमन होती है, तो डेंटिशन की असेसमेंट प्लस एज यू नो विद मल्टीपल सर्जरीज इट इज पॉसिबल के मैक्सिला की ग्रोथ रिटार्ड होगी, सो ऑन द अफेक्टेड साइड इट्स क्वाइट पॉसिबल के यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट क्रॉस बाइट्स वगैरह। तो ऑक्लूजन को चेक करना एंड प्रेजेंस ऑफ एनी क्रॉस बाइट्स, रिवर्स ओवरजेट वगैरह, ये सारी चीजें नोट करना एंड बताना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर बाइफिड यूविला अगेन इसको भी नोट करना इज इम्पोर्टेंट। दिस इज आल्सो टेलिंग यू के यहाँ सॉफ्ट पायलट में जो है शायद एक क्लेफ्ट मौजूद है। अच्छा, मिरर टेस्ट फॉर नेजल एमिशन, एज यू नो पेशेंट्स विद क्लेफ्ट उनमें जब आपका सॉफ्ट पैलेट शॉर्ट होता है, सो पेशेंट्स में जो है एयर एस्केप जो होगी वो नोज की तरफ जाएगी और वो वहाँ ओरल कैविटी में रिटेन नहीं रहेगी। तो नेजल एमिशन को टेस्ट करने के लिए यू हैव वेरी डिफरेंट टेस्ट, बट मिरर टेस्ट इसलिए अमूमन ज़्यादा आसान करने में होता है कि वो आपको बता देगा कि भाई जब आप पेशेंट पे प्रेशर कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस करवाते हो, एंड अभी मैं प्रेशर कॉन्सोनेंट्स की तरफ आऊंगा, तो वो प्रोनाउंस करते हुए आपने अफेक्टेड साइड वाला जो नॉस्ट्रल है उसके सामने आपने मिरर रख देना है, एंड उस वक्त आपने पेशेंट को कह देना है कि ये प्रेशर कॉन्सोनेंट्स को साउंड आउट करें, एंड यू हैव टू चेक कि इस मिरर के ऊपर फॉगिंग हो रही है नहीं हो रही। तो अगर फॉगिंग हो रही है तो इट मीन्स के इस पेशेंट में नेजल इमिशन जो है वो मौजूद है। ठीक है। सो उसकी तरफ अभी आते हैं कि कौन कौन से साउंड्स हैं।
अच्छा, सबम्यूकस क्लेफ्ट को नोट करना इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इट कैन मैनिफेस्ट इन मल्टीपल वेज। एक तरीका तो ये है कि आप पेशेंट पे आ करो एंड आपको अगर पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट में क्लेफ्टिंग नजर आ रही है या उसमें एक रिज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ जो आपके पैलेट के मसल्स हैं वो अपनी प्रॉपर जगह पे प्रॉपरली इंसर्टेड नहीं है। लाइक वो सैजिटली या ट्रांसवर्स नहीं पड़े हुए, वो उनको वर्टिकल उनकी एंगुलेशन डिफरेंट है और वो आपस में वो प्रॉपर रफे में इंसर्ट नहीं हुए। इसकी एक दूसरी निशानी ये होती है कि जब आप क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करते हो तो मिड लाइन में आपको एक अक्सर एक ब्लू लाइन नजर आती है, विच इज जस्ट शोइंग यू कि यहाँ सिर्फ म्यूकोजा है और इसके नीचे मसल नहीं पड़ा हुआ। तो यू हैव टू लुक फॉर दैट ब्लू लाइन इन द सेंटर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। तो इफ दैट इज प्रेजेंट, दैट इज वो आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन पे या जस्ट इंस्पेक्शन पे एक साइन होगा फॉर अ सबम्यूकस क्लेफ्ट। फिर आप पेशेंट पे आ साउंड जब करवाओगे तो उस वक्त भी द पैलेट जो है वो टू में डिवाइड होके आपको नजर आएगा। सिमेट्रिक मूवमेंट ऑफ द पैलेट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, सो कमिंग टू दोज प्रेशर साउंड्स, तो इनमें आपके पास ये पी, बी, टी, डी, के, एन, जी, ये 6 लेटर्स जो हैं ये टक्कर में लिखे हुए हैं कि ये साउंड्स जो हैं ये पेशेंट प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाता। इनमें जो ये बी और डी साउंड है, ये बी साउंड आपको एम की तरह साउंड करेगी जब आप पेशेंट को कहोगे कि बी बोल के दिखाओ, या डी लेटर आप उसको दे के दिखाओगे कि भाई ये प्रोनाउंस करो, तो इट विल साउंड लाइक एन एन। तो ये दो जो चीजें हैं, ये बोर्ड रिव्यू फॉर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में ये टेस्ट लिखा हुआ था। बट ये वही बात कि सिंस यू आर नॉट अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट, तो आप अगर सिर्फ ये दो लव स्पीच टेस्ट कर लो दैट्स इनफ। फॉर्मल स्पीच असेसमेंट जो है वो आपने यू हैव टू आस्क के 3 इयर्स ऑफ एज पे वो मौजूद हुई थी या नहीं हुई थी। And if not, तो patient should ideally be sent for a SALT, which is a speech and language therapist. तो आगे अगर आप presentation में SALT देखोगे तो that means a speech and language therapist. जी, डॉक्टर हमाद इज वेरी करेक्टली सेड कि इसको बेसिकली नेजल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि जब पी आपको एम की तरह साउंड करते हुए मिलता है एंड डी साउंड जो है आपको एन की तरह साउंड करते हुए मिलता है। सो दिस इज बेसिकली नेजल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर यू हैव टू चेक के मैंडिबल किस स्टेट में है। एज मोस्ट ऑफ यू नो, क्लेफ्ट के पेशेंट्स आपको सॉर्ट ऑफ सूडो क्लास 3 अपीयरेंस देते हैं, जिसमें एक्चुअली मैंडिबल नॉर्मल होता है बट मैक्सिला इज उसकी रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है। बट इफ अगर आप अमूमन आपको भी हो सकता है, बट यूजली इसकी फर्स्ट डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड में होती है व्हेन द पेशेंट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि भाई मैंडिबल जो है वो उसका माइक्रोग्नेथिया तो कहीं नहीं है। तो माइक्रोग्नेथिया इज एक्सक्यूज मी सर, जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर इसमें फिर हमें डिफरेंस कैसे हम करेंगे नेजल एमिशन एंड नेजल सब्स्टिट्यूशन में? नेजल एमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन इज द सेम थिंग। इसमें नेजल एमिशन और हाइपर नेजालिटी में आपको फर्क करना पड़ता है। हाइपर नेजालिटी जी। में आपकी सारी स्पीच जो है वो नेजल साउंड करेगी, बट नेजल एमिशन में ये स्पेसिफिक साउंड्स हैं, सिर्फ ये अफेक्टेड होंगे, बाकी साउंड्स जो हैं वो, बाकी स्पीच जो उनकी होगी वो नॉर्मल होगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपर नेजालिटी एंड नेजल एमिशन। ठीक है। सर इसमें ये भी डिफरेंस नहीं होता कि हाइपर, सॉरी। मल्टीपल लोग बात करें, अगर एक वक्त पे एक बंदा कर ले तो